नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम इंडिया की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और मेरे साथ हैं मेरे साथी पत्रकार अदिति और मुकुंद। आज जिन तीन मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं उनमें सबसे अहम मुद्दा है कि हर जगह विदेशों में जब भी जंग छिड़ती है तो क्यों भारतीय छात्र, खासकर मेडिकल छात्र, वहां फंस जाते हैं। इसकी क्या है वजह। मुद्दा नंबर 2, बिहार में चुनावी हलचल तेज हो गई है, लेकिन मोदी जी के बार बार दौरे कई सवाल उठा रहे हैं। क्या है कारण। और मुद्दा नंबर 3, अंग्रेजी बोलने वालों को आएगी शर्म। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के क्या मायने हैं। तो शुरू करते हैं इंडिया की बात। पहला मुद्दा कि विदेशों में जब भी जंग छिड़ती है, कहीं चाहे वो यूक्रेन जंग हो, चाहे अब ईरान और इजराइल की जंग चल रही है, तो वहां एक सबसे महत्वपूर्ण मामला आता है भारतीयों के फंसने का। भारतीय हर जगह बसे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन खास तौर पर छात्र, उनमें भी मेडिकल छात्र हर जगह फंस जाते हैं, फिर उन्हें रेस्क्यू करना पड़ता है। इसके क्या कारण है। छात्र इतने ज्यादा, जब भारत में क्या वो स्थितियां नहीं हैं। भारत जब अपने आप को कह रहा है कि वो चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है विश्व की, या बन गया है, विश्व गुरु अपने के लिए दावा करता है, लेकिन इस स्तर पर, मेडिकल की पढ़ाई के स्तर पर हम कहाँ हैं। क्यों हमारे छात्र मजबूर हैं विदेशों में जाने के लिए, और फिर वहां ऐसे जो अस्थिर देश हैं, संकटग्रस्त देश हैं, उन देशों में जाने के लिए, और फिर वहां वो फंस जाते हैं ऐसे वार में। तो फिर एक नया संकट आता है उन्हें वापस लाने का। तो क्या है वजह, मैं एक बारी बारी से पूछूंगा। अदिति, पहले आपसे मैं पूछूं कि मेडिकल छात्र आखिर भारत छोड़कर विदेशों में पढ़ाई के लिए ऐसे क्यों जा रहे हैं। वो भी ऐसे, अगर हम सुनते हैं कि भाई ब्रिटेन गए हैं, अमेरिका गए हैं, तो जर्मनी गए हैं, कुछ समझ आता है, लेकिन जो ये तीसरी दुनिया के देश भी हैं और जो छोटे छोटे देश हैं, यूक्रेन हो गया, इजराइल हो गया, ईरान, यहाँ भी हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है। तो मुकुल जी, मुझे लगता है ये जो बच्चे हैं, हजारों की संख्या में, यूक्रेन में भी हमने देखा था कम से कम 15-20 हजार है। ये हजारों की संख्या, ये ज्यादातर उस तबके के हैं बच्चे जो वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं कर सकते। और भारत में सरकारी महकमे ने मेडिकल और इंजीनियरिंग से लगता है हाथ धो लिया है। इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई हैं कि वहां पे शिक्षा इतनी महंगी है। एक जेएनयू के प्रोफेसर का कहना है कि बच्चों का ये कहना है कि जितना उनका साल में वहाँ एक महीने का यहाँ पे खर्चा है, उनका साल में उनका पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, ईरान में हो, चाहे यूक्रेन में हो, कजाकिस्तान में हो। इसीलिए हजारों की संख्या में मुझे लग रहा है कि बच्चे जो है वो जाते हैं और फिर इन स्थितियों में फंस जाते हैं। मुकुंद, आप कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को। मुकुल जी, जैसे इन्होंने बताया, जो निजीकरण एक बड़ी समस्या है, लेकिन उसके बाद मेरा उससे आगे का सवाल है, जब हम रेस्क्यू करके अपने, जो कि युद्ध होते हैं, वॉर क्षेत्र में, कॉन्फ्लिक्ट में, हर देश के नागरिक कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अगर कुछ भी होगा तो हमारे नागरिक मारे तो निकालना है, लेकिन रेस्क्यू करने के बाद हम क्या कर रहे हैं। यूक्रेन वाले बच्चों की क्या स्थिति है आज, उनकी मेडिकल पढ़ाइयाँ कहाँ तक गई। दूसरा, जो अभी आए हैं जो बच्चे, कल हम देखना किस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद 10 घंटे तक उन्हें एक अच्छी बस मिल सके, उसके लिए इंतजार करना पड़ा। सुबह नई दिल्ली पर टूटी फूटी खटारा स्टेट बसें खड़ी कर दी गई थी, जिसमें सीटें तक फटी हुई थी, और नॉन एसी बसें इस मौसम के अंदर दिल्ली से कश्मीर तक का सफ़र तय करना था। सरकार के इंटरवेंशन के बाद, मीडिया रिपोर्ट आने के बाद, 10 घंटे बाद वो डिलक्स बसें अवेलेबल हुई। तो दिखाता है सरकार रेस्क्यू करने के बाद क्या स्थिति में बच्चों के या अपने नागरिकों को देखती है। मैं भी यही सोचता हूं कि भारत में एक तो मेडिकल की जो पढ़ाई है बहुत महंगी है, सीटें बहुत सीमित हैं। आप जानते हैं कि करीब हर साल नीट में 20 लाख के करीब बच्चे एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, और एमबीबीएस में सीटें कितनी हैं, 55,000। फिर वो सरकारी, उसमें फिर वो क्या करते हैं, निजी कॉलेजों में दाखिला लेते हैं, लेकिन उनकी फीस इतनी ज़्यादा है, जो अदिति ने भी कहा, कि वो उसे भर पाने में असमर्थ होते हैं। ज़्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं। जो हायर क्लास के, उच्च वर्ग के बच्चे हैं, वो तो कहीं भी दाखिला ले लेते हैं किसी न किसी तरह पैसा देकर, या फिर वो पश्चिमी देशों में चले जाते हैं। लेकिन इन देशों में जहाँ पढ़ाई सस्ती है, तो ये भी हमें सोचने की बात है कि यूक्रेन, ईरान, इजराइल जैसे देशों में पढ़ाई सस्ती है वनस्पत भारत के, तो इस वजह से वो बच्चे जा रहे हैं। और वही सवाल जो मुकुंद ने भी कहा कि उनकी वापसी जब होती है तो फिर उनके लिए किस तरह से चीज़ें होती हैं। हमने देखा कि यूक्रेन के बच्चों का भी फिर भी उस तरह उन्हें वहाँ यहाँ प्रैक्टिस के लिए या उनकी पढ़ाई पूरी हो सके, इसका कोई इंतज़ाम नहीं, फिर उन्हें वापस उन्हीं देशों में जाना पड़ता है।
तो अदिति थोड़ी सी और मैं इस पर बात करूं, मेडिकल की फीस की बात आई, सीटें सीमित हैं, निजीकरण बहुत हो गया है, उनकी बहुत हाई फीस है, तो और फिर इस तरह से चीज़ें जब बन रही हैं तो फिर इसकी क्या एक रास्ता क्या निकल सकता है, इस बारे में क्या सोचना चाहिए भारत सरकार को? मेरे हिसाब से तो मुकुंद जी, भारत सरकार को मेडिकल कॉलेज ज्यादा से ज्यादा सरकारी महकमे के, मतलब सरकारी होने चाहिए, जिसमें इस तबके के बच्चे भी पढ़ सकें। ज्यादातर कोई एजुकेशन लोन लेके जाते हैं, या माँ बाप घर गिरवी रख के लोन लेते हैं या कुछ करते हैं, वो जाते हैं। पता नहीं यूक्रेन वालों में कितनों की पढ़ाई हुई। एक तरफ आप, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आप खोले जा रहे हैं जिसमें सरकारी अस्पताल भी नहीं है। अब यही बच्चे जो पढ़ के आते हैं वो यहाँ नौकरी करना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे, अब बीच में पढ़ाई अगर उनकी रह गई तो वो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये एक हेल्थ सेक्टर एक इतनी बड़ी चीज है जिसमें एक अच्छे डॉक्टर्स, हमारे यहाँ एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं, इतने यूथ है और उस तबके के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही दुखदाई सिचुएशन है कि अपने देश में नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ, तो एक रेस्क्यू करना कोई एक बड़ी उपलब्धि नहीं है कि वो जिस तरह से यूक्रेन में हमने दिखाया था, वार रुकवा दी, और रेस्क्यू की बजाय अगर हम ये इंतजाम करें कि जो बच्चे वैसे जाना चाहते हैं बाहर अपनी ख्वाहिश से, वो चले जाएं, लेकिन मजबूरी में किसी छात्र को, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए ना जाना पड़े मजबूरी में। मैं आपसे मुकुंद पूछूंगा, क्योंकि आपने बहुत मजदूरों के बीच भी काम किया है, वो छात्र, मेडिकल छात्र की एक स्थिति हुई, लेकिन मजदूरी के लिए भी, मामूली मजदूरी के लिए हम देश में देख रहे हैं कि हमारे राज्यों में, जहां से आप बिहार आते हैं, वहां से कितने लोग महानगरों में आ रहे हैं सिर्फ मजदूरी या रिक्शा चलाना, ठेला लगाना, तमाम राज्यों से महानगरों की तरफ वो भाग रहे हैं। ये स्थिति फिर देश के स्तर पर हम देखें तो छोटी छोटी नौकरियों के लिए इजराइल भेजा गया मजदूरों को, ऐसे जहां वो इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर जंग चला रहा है और अब ईरान पर शुरू कर दी, तो ऐसी स्थिति में भी मजदूर वहां भेजे गए और वो जाने को तैयार हुए। इसकी क्या वजह देखते हैं? मुकुल जी, तो बहुत आसान साफ देखने में लगता है। बिहार से क्यों आते हैं लोग? क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं, इसलिए यहाँ आते हैं। सेम चीज़ हमारे साथ हो रही है। एक होता है पॉजिटिव माइग्रेशन हो रहा है, जो अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए वहाँ लोग जा रहे हैं। एक होता है मजबूरी में। तो ये जो बड़ा सेक्शन जो आज माइग्रेट कर रहा है पढ़ाई के लिए चाहे नौकरी के लिए, वो सब मजबूरी वाले ज़्यादा हैं, जो पॉजिटिव माइग्रेशन कम है। तो यही हाल है इजराइल वाले में। तो सरकार ने डंका पीट के कहा, यूपी सरकार ने हमने रोजगार दिया है। वो रोजगार ऐसा है जहाँ युद्ध के क्षेत्र से लोग अपने नागरिकों को निकालते हैं। एक सरकार ऐसी है देश के अंदर जो युद्ध के क्षेत्र में अपने मजदूरों को भेज रही है, और बाकायदा उनका सरकारी कैंप लगाए गए, हरियाणा के अंदर लगाए गए, लखनऊ में लगाए गए, और वहाँ सरकारी एडवर्टाइजमेंट अखबारों में दे के निकाले गए। तो दिखा रहा है जो क्या हालत है रोजगार में, और सरकारें उसको अपने रोजगार मान रही है। ये आपदा मफजर, और अब जैसे अभी बता रही थी अदिति, जब हम बैठे थे चर्चा कर रहे थे, इजराइल ऐसा देश है जहाँ उसने जो मजदूर दूसरे देश के नागरिक हैं उनको सुरक्षित जगह देने से, यानी बंकरों में जाने से मना कर रहा है। कह रही थी। हाँ, नहीं, ये तो खबरें जो जैसे आ रही हैं कि अब युद्ध की जो स्थिति है, तेल अवीव बंकर्स में इजरायली लोग, नॉन इजरायलीज को, जो इजराइल के नहीं है, उन्हें घुसने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो थाईलैंड के हो, भारतीय हो, अफ्रीका से हो। जो लोग वहां पे मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, जब बम पड़ रहे हैं, आप उन लोगों को बंकर में घुसने नहीं दे रहे हैं, इस तरह। और ये जो मुकुंद जो कह रहे हैं कि चलो छात्र जो है वो अपने माँ बाप की इच्छा या अपने एस्पिरेशन की वजह से गए हैं, इन्हें तो सरकार ने भेजा है ना इजराइल, जानते हुए। उस टाइम स्थिति उस तरह की हो रही थी, जानते हुए उन्हें वहां भेजा है। क्या उनकी खबर ली? पता नहीं क्या हाल होगा उन बेचारे, इतने लोग जो हरियाणा से बेचारे हमारे जवान लोग गए हैं। जी, तो वही बात है कि कोई भी भारतीय या किसी भी देश का नाम और बेहतर लाइफ, यानी यहाँ बेहतर हो और उससे और बेहतर लाइफ के लिए अगर वो कहीं जाए, किसी रोजगार, बड़े अच्छे रोजगार के लिए जाए, किसी रिसर्च के लिए जाए, पढ़ने के लिए जाए, वो ठीक है। लेकिन मजबूरी में जाना कि यहाँ सीट नहीं है, यहाँ महंगाई है, यहाँ मजदूरी नहीं है, उसके लिए जाना, मुझे लगता है कि ये हमारी मेडिकल वाले पर एक सवाल खड़ा। मुकुल जी, मेडिकल वाले में एक बड़ा सवाल है। सिर्फ ऐसा नहीं जो महंगाई है और सीटें कम इसलिए जा रहे हैं, इतनी खराब गुणवत्ता है हमारे मेडिकल कॉलेज की, प्राइवेट की, वहाँ फैसिलिटीज नहीं है। झज्जर में हमने पिछले 2-3 साल पहले रिपोर्ट किया था, पूरा मेडिकल कॉलेज ही फर्जी है, वो उसमें एक पेशेंट नहीं। ऐसे बहुत सारे हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज की कुछ नाम छोड़ दीजिए, बाकियों की स्थिति भी यही है। तो कुछ लोग जो अच्छी एजुकेशन चाहते हैं इसलिए ही बाहर जाते हैं। कई कारण हैं उस पर। मुझे लगता है कि रेस्क्यू को एक उन्हें लाके और झंडा थमा के अपना, हम भारत का नाम रोशन नहीं कर सकते, बल्कि भारत में अच्छी व्यवस्था करके पढ़ने की, काम की, इससे हमारा नाम रोशन होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ। दूसरा मुद्दा है बिहार। बिहार में आप जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, जल्दी घोषणा हो जाएगी,
और मोदी जी कोई भी स्थिति हो देश में, लेकिन बिहार को नहीं भूल रहे हैं, बिहार चुनाव को नहीं भूल रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं आज 20 जून को, तब भी वो बिहार के दौरे पर हैं। तो बिहार में किस तरह की हलचल है और मोदी जी के दौरे के क्या मतलब निकाले जाएं, बार बार दौरे के, इस पर बताएंगे मुकुंद। अब मुकुल जी, साफ है जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी बिहार को एक बड़ा टारगेट ग्रुप देख रही है, किसी भी हाल में बिहार को जाने नहीं देना चाहती। इसलिए नरेंद्र मोदी लगातार वहाँ घोषणाएं कर रहे हैं और उनके सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, पूरी कैबिनेट लगातार हर मंत्री थोड़े थोड़े दिन पे वहाँ जा रहा है, कुछ कुछ घोषणाएं कर रहा है। ये दिखाता है जो एनडीए में बेचैनी तो जरूर है। तो एनडीए में बेचैनी है। पहले भी हमने देखा कि हम इतने का आपको प्रोजेक्ट वो दे दें, प्रोजेक्ट दे दें, हम इतने का आपको आर्थिक घोषणा हम कर रहे हैं, इतने करोड़ की, इतने करोड़ की। बार बार मोदी जी जो जा रहे हैं, बिहार में चुनाव है, निश्चित है, ठीक, लेकिन प्रधानमंत्री को बार बार जाने का क्या आप मतलब देख रही हैं? मेरे ख्याल में भी मुकुंद ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये बिहार से आते हैं, लेकिन मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि जब वो विदेश में, जब पहलगाम हुआ था, वो सीधा बिहार चले गए थे और अब बार बार बिहार जा रहे हैं। इससे मुझे यही लग रहा है कि कहीं और नीतीश के बारे में कुछ साफ ना कह पाने की जो बीजेपी एक स्थिति में फंसी हुई है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही फूंक फूंक के चल रहे हैं इस बारी। और जैसा कि आज सुना है कि सारण में और इधर उधर फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सड़क की इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ से जोड़ने की और वंदे भारत की इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा था बिहार के कास्ट सर्वे का या कास्ट रिजर्वेशन का, उसका क्या हुआ, उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, जिसे राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं। मेरा भी ये मानना है, मेरा तो ये मानना है कि बीजेपी एक चुनावी मशीन बन गई है। दरअसल हर समय उसके दिमाग में और उसके नेताओं में चुनाव रहता है, कोई भी कारण हो। जैसे बताया कि पहलगाम का हादसा, इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है और मोदी जी बिहार में जाकर पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं। यानी वो पहलगाम नहीं जाते, कश्मीर नहीं जाते, उनके पीड़ितों से नहीं मिलते। हर समय चुनाव उनके दिमाग में एक रहता है। अब भी वो विदेश दौरे से लौटे हैं तो फिर बिहार की तरफ रुख किया है। बिहार उनके बिल्कुल सामने है, जहां भी चुनाव होता है वहां उनका यही सक्रियता बढ़ जाती है। अभी मणिपुर में चुनाव नहीं है, भले ही आग लगी हुई है, लेकिन वहां ठीक है, वहां उन्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा मानना यही है, और कि इस बार वो शायद बड़े भाई की भूमिका में भी आना चाहते हैं। नीतीश कुमार की चर्चा बहुत कम हो रही है, उनके साथ वो दबे से रहते हैं, उनके साथ अगर वो रोड शो पर जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, तो एक इस तरह की चीजें चल रही हैं कि वो अपना वर्चस्व बिहार में स्थापित करना चाहती है बीजेपी अकेले दम पर। तो अब बीजेपी क्या अकेले दम पर इस बार सरकार बनाने की उसकी मंशा है या भी वो नीतीश को साथ रखेगी? देखिए, मजबूरी है नीतीश कुमार के लिए और मतलब बीजेपी दोनों के लिए। बीजेपी इस समय इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जो नीतीश कुमार को छोड़ दे, और लेकिन वो ये भी चाहती है जो नीतीश कुमार रहे लेकिन वो दबे हुए रहे, जो उनके और कमजोर हो जाए, और कमजोर हो। लेकिन वो जरूर बीजेपी के अंदर खाने ये बात है जो इस चुनाव के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए, उसका पहला टारगेट है। लेकिन वो इस समय इस स्थिति में नहीं बोल दे, लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं नीतीश कुमार की, सिर्फ पार्टी सरकार दोनों जगह स्थिति बहुत कमजोर है, दोनों जगह नीतीश कुमार बहुत। तो नीतीश कुमार जो अब तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जरूरी है बिहार के लिए, मजबूरी है, वो क्या इक्वेशन बनती है, जरा सा वो भी हमारे दर्शकों को बताएं कि वो क्या सामाजिक समीकरण बनता है जिसकी वजह से चाहे वो नीतीश कुमार अभी तक बने हुए हैं लगातार? देखिए, बिहार में और देश के किसी भी इलाके में, खासकर बिहार को लेकर ये कहना सिर्फ जरूरी नहीं, बाकी जगह के भी जो जातिगत या सामाजिक समीकरण है उसके हिसाब से देखा जाए तो आज भी नीतीश कुमार जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि महिलाओं का जो ठीक ठाक हिस्सा वोट बैंक है, वो नीतीश कुमार का आज भी फोकस किसी एक जाति तबके ज्यादा महिलाओं पर रहता है। इस समय भी बिहार के अंदर हर जिले में, हर गांव स्तर पर महिलाओं के ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है। हालांकि सरकारी ट्रेनिंग कैंप है, लेकिन उसके अंदर नीतीश कुमार की योजनाओं के बारे में तारीफ किया जाता है, महिलाओं को बताया जाता है। और कुछ कुछ स्कीम जैसे कैश देना या कुछ शराबबंदी वाला जो सवाल था, इस तरह की चीजों पर। इसके अलावा लवकुश वोट बैंक जो रहा है बिहार के अंदर, जिसमें कुर्मी है या कुशवाहा है, तो इसका एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं। इसके अलावा एनडीए को जो माइनॉरिटी सेक्शन के वोट चाहिए कुछ, तो अगर एनडीए में कोई एक ऐसा दल है जिसके पास माइनॉरिटी कुछ हद तक सपोर्ट है तो वो इकलौते नीतीश कुमार है। इसीलिए आप देखें मिथिलांचल जैसा इलाका, जो मिथिलांचल दो बड़े जिले हैं, दरभंगा मधुबनी, 20 सीटें आती हैं, उसमें मुस्लिम की संख्या ठीक ठाक है। उसके बावजूद लास्ट पिछले चुनाव में ये लोग करीब करीब 20 में से 19 सीटें जीत के आए। तो ये दिखाता है। बहुत छोटा सा मैं आपसे पूछूं और फिर एक इस पर ही मुकुंद से पूछूंगा, विपक्ष की क्या स्थिति आपको दिख रही है बिहार में?
विपक्ष की स्थिति, मुझे लगता है विपक्ष को भी अभी बहुत काम करने की जरूरत है। तेजस्वी ऐसा लग रहा है कि एक अकेली अकेली रेस लड़ रहे हैं वहां पे, ऐसा नहीं। राहुल गांधी गए थे बीच में वो अंबेडकर हॉस्टल वगैरह, लेकिन एक जिसे कहते हैं कि एकजुट होके एक जो महागठबंधन को, और जो लेफ्ट पार्टीज का वहां पे एक बहुत बड़ा एक रोल रहा है, खासकर माले का, इन लोगों को मुझे लगता है अब थोड़ा सा मिल बैठ के एक कुछ रणनीति तय करनी चाहिए, क्योंकि अब कास्ट का भी पूरा वो शुरू हो गया, जो अभी वो कह रहे हैं कि दामाद आयोग और ये सब हुआ, और जैसे वक्फ बोर्ड के लिए ये बता रहे हैं माइनॉरिटी इलाकों के, लेकिन अभी उन्होंने किसी को माइनॉरिटी कमीशन का बना दिया है। तो ये जो अभी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इसमें भी अल्टीमेटली बिहार जो है ना, उसमें कास्ट इक्वेशंस क्या होती है वो बहुत मैटर। तो जब मैंने कहा विपक्ष की बात, खासतौर से मैं सिर्फ लेफ्ट की बात अब आपसे पूछूंगा, लेफ्ट में भी माले किस तरह की हलचल वहां देख रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम ले रहे हैं? महागठबंधन की स्थिति एनडीए में थोड़ी अलग है। एनडीए में सीट शेयरिंग का मोटा मोटी फॉर्मूला तय दिख रहा है, बहुत सारी पार्टियां नहीं है, यहाँ बहुत सारे स्टेक होल्डर है महागठबंधन में। तो महागठबंधन ने इस बार एक अच्छी चीज करी है, उन्होंने कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकाला है और उसका चेयरमैन बनाया है तेजस्वी यादव को, महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी का। उसमें क्या किया है, तेजस्वी यादव ने कहा है जो जिस सीट पे लड़ना चाहता है, हर पार्टी अपना रिपोर्ट भेजे, जो उसका सांगठनिक स्थिति वहां क्या है, किस हिसाब को सीट चाहिए, तो वो भेजनी शुरू हो गई है, थोड़े दिन में उसमें फैसला हो जाएगा। तो और इस बार बीआईपी का इंक्लूजन अभी दिख रहा है, हो सकता है अंत तक पशुपति पारस आ जाए, क्योंकि पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ने का ऐलान तो कर ही दिया है, हालांकि जगह नहीं है महागठबंधन में भी साफ दिख रहा है। तो इसमें बड़ी चीज है, जो कि लास्ट पिछले चुनाव में हमने देखा था 29 सीटें लेफ्ट को दी गई थी, सिर्फ 19 माले को, 6 सीपीआई को और 4 सीपीएम को। तो उसमें तो बहुत ज्यादा कटौती करने की स्थिति में नहीं है। तो अगर आपको बीआईपी को इंक्लूड करना है, जो कि कांग्रेस लास्ट टाइम बहुत सारी सीटें लड़ गई थी, मतलब उसकी ताकत से ज्यादा दे दी गई थी, तो इस बार उसको और आरजेडी को, अगर और पार्टनर्स को लाना है तो उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। और कर भी रहे, तेजस्वी ने लगातार फील्ड पे दौरा करना शुरू किया है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अटैक कर रहे हैं। और लेफ्ट में देखा जाए तो लेफ्ट के सीपीआई सीपीएम जहां जहां काम है वहां भी वो लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग सेमिनार्स में लगे हुए हैं। माले बहुत एक्टिव दिख रहा है, माले अभी बिहार की 4 तरफ से यात्राएं निकाल रहा है, सरकार बदलो बिहार बदलो के नारे के साथ वो एक 4 दिशाओं से रैली निकाल रहा है, और सकता पटना के अंदर उसका जो बड़ा एक महाजुटान करके वो रैली का समापन करेगा। तो अभी जो अगर देखा जाए बिहार के अंदर मैं देखूं तो माले की सीमित ताकत है, लेकिन बिहार में 2 पार्टियां बहुत एक्टिवली चुनाव में दिख रही हैं, एक बीजेपी, दूसरी तरफ माले। और उसके अलावा और एक अच्छी चीज होने वाली है, अगर वो हो पाता है, दिख जाएगा कैसे कोऑर्डिनेशन है। हालांकि मेरी महागठबंधन के नेताओं से 2-3 नेताओं से बात हुई अलग अलग पार्टी के, तो ये जरूर कह रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन पिछली बार से बेहतर है वो कोऑर्डिनेशन दिखेगा। 9 जुलाई को जो भारत बंद है हमारा, इसने लेफ्ट पार्टीज ने और ट्रेड यूनियंस ने दिया हुआ है, उसको महागठबंधन ने बिहार में सपोर्ट किया है, तो उस सपोर्ट में सड़कों पे कितना ताकत उतार पाते हैं वो एक दिख जाएगा। तो खैर अभी ये है कि बिहार में क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, हलचल तेज है, लेकिन दोनों एनडीए और महागठबंधन दोनों अपने अपने ताकत को तौल रहे हैं, अपनी अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं, बड़ा दिलचस्प ये रहेगा, इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है 19 जून को एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में कि ऐसा होने जा रहा है कि कुछ दिनों में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। जो शर्म आएगी, ये ऐसा इस बयान के क्या मायने हैं, मैं पहले पूछूंगा अदिति से। मुकुल जी, मुझे साफ साफ मायने अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा हिंदी और हिंदुत्व का जो एक भाषा को लेके विभाजन करने का है, उसकी पूरी एक इकोसिस्टम के अंदर का ये सोच है। और मुझे लगता है कि ये गृह मंत्री को बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि भाषा पे सबको गर्व होता है, लेकिन किसी भी भाषा का अपमान करना ठीक नहीं है। मुकुंद, आप क्या सोचते हैं? मैं तो, क्योंकि अदिति ने जो बोला वो बात सही है। हालांकि अमित शाह ने अपनी बातचीत में कहा जो क्षेत्रीय भाषा, भारतीय भाषा बार बार बोला है, तो भारतीय भाषा से क्या तात्पर्य है वो तो लग रहा है बहुत सबके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनके भाव समझते हैं, राइट विंग की राजनीति समझते हैं बीजेपी को, उनका होता है हिंदी उनके लिए क्षेत्रीय भाषा या भारतीय भाषा कहलाई जाती है। तो उसका क्या असर होता है वो देखना होगा, क्योंकि साउथ में बहुत विरोध इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगी। अभी ये बोलने की बात है क्योंकि वो बैकफायर हो गया है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने क्षेत्रीय भाषा की बात की है, जबकि तमिलनाडु ने इतनी बार बोला है कि उनसे भारतीय न्याय संहिता और ये सब उनसे नहीं बोला जा रहा है, एक इंग्लिश वर्ड, एक इंग्लिश ऑल्टरनेटिव भी रखना चाहिए, वो सरकार ने उसको मना कर दिया है। मेरा भी इसमें यही मानना है कि कोई भी भाषा हो, आप अपनी भाषा बोलने में गर्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी भाषा बोलने में शर्म आएगी, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मुझे लगता है कि गृह मंत्री के स्तर पर ये कोई स्तरीय भाषण नहीं है। और
सवाल सबसे बड़ा यही है, आप भारतीय भाषाओं की बात कर रहे थे, आप भारतीय भाषाओं के विकास के लिए क्या कर रहे हैं? इन 11 सालों में आपने क्या किया? इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। तो अदिति, जैसे आपने कहा अंग्रेजी को लेकर उन्होंने कहा और भारतीय भाषाएं और ये, लेकिन ये जो शर्मिंदगी की बात कही वही आप कह रहे हैं कि उनका पूरा इकोसिस्टम जो है, पूरा हिंदुत्व की राजनीति जो है, इसे क्यों आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति के तहत? देखिए, एक तो अमित शाह पहले भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो सिर्फ गृह मंत्री तो है नहीं, एक इतने बड़े संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही कर्मठ नेता रह चुके हैं। और हम जिस तरह से पिछले दिनों देख रहे हैं, तो उसमें वो एक इसके अंदर दबी हुई एक हिंदी इम्पोजिशन की एक वो है, क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दें, तो जैसे मुकुंद कह रहे हैं बढ़ावा करते दिखें, लेकिन अंग्रेजी के पीछे इतना तिरस्कार क्यों है? एक आर्टिकल में पढ़ रही थी जिसमें इनके खुद के बच्चे जो हैं वो कम से कम 65 एमएलए मंत्री हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। अभी विजय रूपानी जो गुजरे हैं वो भी जा रहे थे, उनका पूरा परिवार वहां बसा हुआ है। अंग्रेजी एक तरह का लिंक लैंग्वेज है। बाकी अपनी भाषा पे आप देखिए, वेस्टर्न यूरोप हो, चाइना हो, जापान हो, सब अपनी भाषा में बात करते हैं। मेरा भी मानना है कि एक से ज्यादा भाषाएं सीखना ये तो और अच्छी बात है, मुझे लगता है। मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। मातृभाषा आती है, त्रिभाषा फार्मूला लाए, लेकिन जैसे अदिति ने कहा उस पर तमाम विवाद हुआ। दक्षिण के राज्यों ने कहा कि आप हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां मैं आपको बता दूं, जो अंग्रेजी बोलने वालों के लिए इतना आक्रामक भाषा बोली है, उसके पीछे एक तो वही पूरा हिंदी वाला एक पूरी राजनीति है। दूसरा, फिर अगर इनसे पलटकर पूछा जाए कि आप के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री भारत के, जब पहलगांव हादसा आतंकवादी हमला होता है, उसका चेतावनी जो देते हैं बिहार में जाकर अंग्रेजी में देते हैं, मधुबनी में, यानी जबकि पाकिस्तान को हिंदी आती है। यानी वो भी समझ रहे हैं, मैं इस बात को इस तरह कह सकता हूं कि यानी वो भी समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संबोधित करने के लिए अंग्रेजी जरूरी है जी। फिर आप हमारी जो मेडिकल की पढ़ाई है, तमाम विज्ञान की चीजें हैं, तकनीकी भाषा है, उसमें हमारे यहाँ इस तरह से शोध रिसर्च हो नहीं पाए हैं। वो चीजें हमारे पास पाठ्यक्रम में उपलब्ध नहीं है कि वो हिंदी में वो सब ज्ञान उपलब्ध हो। तीसरी बात, आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 वो बजट पेश कर चुकी हैं, वो क्या हिंदी बोलती है? उससे पहले जेटली साहब पेश कर रहे थे बजट, आपके विदेश मंत्री जयशंकर जी, यानी सब लोग, और आप भी जाकर माय फ्रेंड डोनाल्ड और ये सब करते हैं, मतलब आपको भी अंग्रेजी जरूरी लगती है। इसलिए एक ये मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि अंग्रेजी एक ग्लोबल भाषा है। अगर आपको इस दुनिया में सरवाइव करना है तो वो भाषा आनी चाहिए, अच्छी बात है। नहीं आती कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन इसे बोलने में शर्म आएगी, इसे बोलने में गर्व होगा, गर्व होना चाहिए, लेकिन अभिमान या इतराना नहीं चाहिए कोई भी भाषा जानने में। अंग्रेजी बोलने वालों को भी कोई रौब गालिब नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। बहुत से लोग अंग्रेजी जानकर ये समझते हैं कि हम ज्ञानवान हो गए, बड़े इंटेलेक्चुअल हो गए, लेकिन केवल भाषा एक संप्रेषण की चीज़ है, कम्युनिकेशन की चीज़ है। अब मैं मुकुंद से पूछूंगा, आपका इस पर और क्या विचार है? मुकुल जी, जैसे आपने कहा था ना, नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा, मुझे याद है पिछले मेरे ख्याल से 1 सेशन 2 सेशन पहले की बात है, पार्लियामेंट के अंदर इनके मंत्री ने जवाब दिया था। वो जवाब हिंदी में बहुत था, उन्होंने पूछा जो भाई हिंदी का जवाब तो बहुत गलत आ रहा है, तो मंत्री ने कहा था गूगल ट्रांसलेशन ने गलत कर दिया। तो अब बता रहे हैं जो भारतीय भाषाओं की बात है, तो भारतीय भाषाओं में देख लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर गूगल ट्रांसलेशन यूज कर रहे हैं आप, ट्रांसलेटरों की क्या हालत है। हिंदी के अलावा बाकी क्षेत्रीय भाषाओं की क्या स्थिति है? हिंदी तो आप बता रहे हैं जो नॉर्थ में एक पॉपुलर है, उसकी बाकी जगह जो इसी इलाके में, आप जहाँ से मैं आता हूँ मैथिली, उस पर क्या काम हो रहा है? वहाँ की भाषाओं की क्या स्थिति है? या आपके बंगाली, तो क्योंकि बंगाली पूरी दुनिया में है तो उनकी भाषा फिर भी पॉपुलर है, या बाकी और छोटे स्टेटों की, दिल्ली के अंदर अपने कितने स्कूल या हरियाणा के अंदर कितने स्कूल खोले हैं जिसमें तमिल, तेलुगु और मलयालम पढ़ा रहे हैं? नहीं, एक सवाल ये भी है, देखिए भारतीय जो संविधान है हमारा, उसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और आप देखिए, जब शुरू हुआ, देश आज़ाद हुआ था, तब भी ये कहा गया था कि भाई हिंदी को हम एक राजकाज की भाषा रखेंगे और सहायक भाषा हम अंग्रेजी रखेंगे, और कुछ सालों बाद इसे हम मुख्य भाषा में ले आएंगे। लेकिन आप आज भी देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की जो पूरी कार्रवाई होती है, पूरी प्रोसीडिंग है, वो सब अंग्रेजी में है। मतलब पीड़ित को भी नहीं पता होता कई बार
कि वो उसके बारे में क्या उनके वकील साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी दलीलें अंग्रेजी में दी जाएंगी। निचले अदालतों में थोड़ा सा हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं को जगह मिली है, लेकिन हाई कोर्ट और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल जगह नहीं है। मुझे एक बात इसमें ये कहनी है, मैं ये क्योंकि आजकल हम देखिए ये रियलिटी है, अच्छी है या बुरी है, नौकरियों के लिए आप जाते हैं, आप एप्लीकेशन करते हैं, इंग्लिश सीखना एक एस्पिरेशनल चीज है। एक गरीब का बच्चा भी चाहता है कि वो मेरे बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। सरकारी स्कूल एक्चुअली बंद होते जा रहे हैं क्योंकि लोग अपने उससे ज्यादा पैसा देके अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी सरकार भी बंद कर रही है। अभी रिपोर्ट है कि यूपी सरकार 5000 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर रही है। तो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो ये सरकार डर क्यों रही है इतना, और अशेम्ड वर्ड का क्यों इस्तेमाल कर रही है? क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा करेंगे, जैसे राहुल गांधी ने बोला कि पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे क्या? जी, तो वही है। देखिए, हमें वही मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी भाषा पे गर्व करना, अपनी भाषा बोलना, ये अच्छी बात है, लेकिन कोई भाषा बोलने पर कोई शर्मिंदा हो, ये मुझे लगता है कि ये बहुत आक्रामक और स्तरहीन बयान है। और तमाम, हमने तो पढ़ाई की बात की, साहित्य, हमें तमाम साहित्य मिला है जो अंग्रेजी के माध्यम से हमारे पास आया, हमें देश दुनिया खुली है उसके माध्यम से। हम तो कहते हैं कि अंग्रेजी ही नहीं, आप रशियन भी सीखिए, चीनी भी सीखिए, जर्मनी भी सीखिए, जो भाषा जो सीख सकता है। और भारतीय भाषाएं, मतलब आप ये देखिए, ये जो विकास की बात कर रहे हैं, आपको दक्षिण के राज्यों में उन्हें अपनी भाषा के अलावा हिंदी भी आती है बातचीत करने के लिए, काम करने के लिए, अंग्रेजी भी आती है। लेकिन अगर हिंदी भाषा राज्यों का अगर हम हाल देखें, यूपी बिहार खास तौर से, तो हिंदी के अलावा अगर कोई वो कहें कि कोई आपको तमिल आती है, तेलुगु आती है, एक शब्द समझ में नहीं आता उन्हें, एक शब्द बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। तो ये तो हमने विकास किया है अपनी भारतीय भाषाओं पे। हम कह रहे हैं कि हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी भारतीय भाषाओं को भी सीखने सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज इसी नोट पर हम इंडिया की बात खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।